लेकिन अभी तो जिस गली में जाते हैं चोर चोर चोर, गद्दार गद्दार के नारे लगते हैं, इनको लोग जूतियां मारते हैं, ये अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन ये शख्स जो है इसको इन्होंने बना दिया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, और ये सारे मामलात मिल के तय कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि अगर चोरों से वो ही मिल जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा। लोग उनकी एक कॉल के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। यानी ये इस वक्त कोई तस्लीम करे या ना करे, ये उनका सियासत का अरूज है जो 7% से शुरू होकर 50% से क्रॉस कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के वाइड पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ ना पाकिस्तान है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लाखों पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनकी भी एक ही आवाज़ है कि वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में एक दफ़ा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के वज़ीर ख़ज़ाना बने, बहुत पहले की बात है। तो जब वो वज़ीर ख़ज़ाना का उन्होंने हल्फ उठाया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वो किधर है, उसकी ख़ज़ाने की कुंजी दो, मुझे चाबी दो, किधर है। उन्होंने कहा जी वो ये तो बस फाइलें हैं। उन्होंने कहा भाई मैं वज़ीर ख़ज़ाना हूँ, मुझे बताओ, दिखाओ मुझे कि किधर है ख़ज़ाना, किधर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब फ़खर रहमान साहब हमारे साथ हैं। और जिन इश्यूज़ पर बात होगी, पाकिस्तान की दाखिली सियासत, उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, किस तरीके से हुकूमत कोशिश कर रही है इमरान खान साहब को काउंटर करने की, उनको फेस करने की, एस्टेब्लिशमेंट किस तरह उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है कि और ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं, एक ही इसका मकसद है कि इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं, इनको थोड़ा सा रिलीफ दे दें। लेकिन इमरान खान की स्ट्रेटजी बिल्कुल वाज़ेह है। अगर इलेक्शंस की तारीख़ का ऐलान नहीं होता तो वो किसी तरह की गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इमरान खान को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी जो जमात है उसके ख़िलाफ़, उनके अरकान के ख़िलाफ़ किस तरह की साजिशें की जा रही हैं, ये पूरी आपको आज उसकी तफसील बताएंगे। दूसरा, थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालेंगे कि इस मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है। आज मिफ्ता इस्माइल ने, जो इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने जिस तरीके से आज पेट्रोल की कीमत इंदिया दिया कि कीमत बढ़ जाएगी, और जिस तरह एक हंसते मुस्कुराते उन्होंने बात की, कैलसनेस आपको नज़र आती है कि हुक्मरान जो हैं और कितने संगदिल हैं, कितने वो लापरवाह हैं पाकिस्तान के अवाम पर जो गुज़र रही है उससे, वो आपको दिखाएंगे। और फिर एक थोड़ी सी झलक आज हमें नज़र आई कौमी असम्बली में कि ये जो हुकूमत है ये क्यों वजूद में आई। अवाम को तो इन्होंने रिलीफ नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब का जो एक गलत इमेज इन्होंने बिल्ड किया था कि पंजाब में उनसे बड़ा अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, हालांकि वो भी सारा एक झूठ था। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश किया, 56 कंपनीज बनाई, और जो जूनियर लोग थे उनको सीनियर पोजीशंस पर रखकर जिस तरीके से एक माल बनाया और गलत काम करवाए। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ हो। तो वो जो फिर भी एक इमेज इन्होंने मीडिया की मदद से जो बना लिया था, वो बुत पाश हुआ। जिस तरीके से चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक सामने चीज़ आ गई है उनकी कैपेबिलिटी और उनकी अहलियत के हवाले से कि वो कुछ करने के काबिल नहीं है। लाहौर में बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई आज हमज़ा शहबाज की आसिफ अली जरदारी साहब से, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच इस वक्त जो वहाँ पर महाजर आई है, जो एक मामला खड़ा हुआ है, इख्तियारात का जो तनाज़ा है, और जिस तरीके से दोनों जमातें वो जैसे अपना अपना पंजाबी में कहते हैं किला कायम करने की कोशिश कर रही हैं, अपना एक कि कहाँ पर किसने बैठना है उस पर एक झगड़ा है वहाँ पर 7 क्लब रोड और 90 शाहराह कायद आज़म। पीपल्स पार्टी को भी एक जगह चाहिए जहाँ पर वो अपना धंधा कर सकें, अपनी हमायत मजबूत कर सकें, और यार लोगों के मुताबिक कुछ अपना माल पानी भी वहाँ पर बना सकें। और इसमें नून लीग उनको किसी तरह का भी हिस्सा देने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। वेरी इंटरेस्टिंग, आज आपको दिखाएंगे
ये दोनों दफातर जो जिस पर कोशिश की जा रही है कि जनाब हमें वो दे दिया जाए 90 इशारा कायद-ए-आज़म, वहाँ पर होता क्या है, किस तरीके से सौदे होते हैं, किस तरीके से फाइल्स मूव होती हैं। बहरहाल आज आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो एक इस्माइल साहब ने जिस तरह से ये एक बात की पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने की, आइए आपको मैं उनकी वो गुफ्तगू सुनवाऊँ। आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर शफ़ाक़ है हमारे हुक्मरान, किस कदर बेरहम है, और उन्हें किसी तरह भी पाकिस्तान के लोगों का जो दुख है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये ज़रा हंसी एक दफ़ा फिर सुनवा दें, ये किस कदर ये शफ़ाक़ी है और ये कैलसनेस जो है, बेरहमी, कि आपके पास तो कुछ लोग तो इस सीट में बैठे हुए हैं, उनके पास के तो अपने प्लेन हैं, वो थोड़ा सा होंगे परेशान, बाकी उसने कहा कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक दफ़ा फिर सुनवा दीजिए प्लीज़। फ़खर रहमान, लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं, लोगों की ज़िंदगियां तल्ख हो गई हैं, ये इस कदर बेरहमाना हंसी। जी समी इब्राहिम साहब, ये वो शैतान है। देखा, शैतान इसी तरह से हंसता है आवाम के ऊपर, जिस तरह से महंगाई का और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का, और इसी तरह से बिजली और गैस और फिर लोड शेडिंग, इसको कहते हैं बेहिसी। और इसी तरह से उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी करके, और जिस तरह ये मिफ्ता इस्माइल साहब हंस रहे थे कि जो 3-4 लोग हैं जिनके पास जहाज़ है उनके लिए मसला होगा, तो इनके लिए तो आवाम मैटर ही नहीं कर रही। क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतों में और दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं, और जो लोग इस वक्त बिलबिला रहे हैं, बाहर गर्मी देखें और लोड शेडिंग देखें, तो ये बिल्कुल बेहिसी का एक मुजाहरा, इसको सैडिस्टिक एटीट्यूड कहा जाता है। और आप ये देखें कि क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि ये अब अवाम में जा नहीं सकते, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये डरे उस वक्त से कि जो पेट्रोल बम ये गिरा रहे हैं अवाम के ऊपर, फिर अवाम ने वो पेट्रोल जब इनके ऊपर गिराना है तो फिर उसके बाद ये इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। और आप ये देखें कि ना इनके पास मैंडेट है कि ये इस तरह की महंगाई कर सकें, और ये कल तक ये ताने दे रहे थे IMF के पिछली हुकूमत को, और आज उसी IMF के ग़ुलाम बनकर ये जिस तरह से आम जो खाने पीने की चीज़ें, सिर्फ वो नहीं है, आप देखें हर तरह का जो कीमतों का एक तूफ़ान जो है वो आ चुका है और मज़ीद आने वाला है। और हालात जो हैं, मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जाके आवाम में लोगों की पल्स ली है। आवाम कोस रही है और इस तरह झोली फैला फैला के कोस रही है, और वो कह रही है कि अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा। और ये जो इन्होंने बात की है अलीना, उसके बाद पेट्रोल पंप्स पर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और पेट्रोल की सेल बंद हो गई है कि जी कीमत बढ़ जाएगी। फिर इन्होंने अभी एक ट्वीट किया मिफ्ता इस्माइल ने कि ये जी बड़ी डिससर्विस है, चैनल्स ने बड़े टिकर गलत चलाए हैं, बड़ी खबरें गलत चलाई हैं, कोई पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ सकती। और आपने खुद सुना कि थोड़ी उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत और बढ़ जाएगी। और फिर वो इस्माइल साहब के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, जिस तरीके से वो हंस रहे हैं उन्हें उस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज एक बात तो क्लियर कर ली है कि IMF के साथ जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं वो उन्होंने किए हैं, और जो भी वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो उनकी पॉलिसीज़ हैं, ना कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि इससे पहले वो कुछ और बोलते थे, अब वो कुछ और बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आजकल मुख्तलिफ अखबारात में जो इनके बहुत करीब लोग हैं, खासतौर पर जो मरियम नवाज़ के करीब लोग हैं, वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो भूल चुकी है, और कुछ ऐसे वादे कर रही है और कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है जिसमें कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जिक्र किया गया, IB के हवाले से बात की गई कि किस तरीके से जो हैं वो अख्तियारात जो हैं वो कहीं और दिए जा रहे हैं। तो अब तो इनके अपने घर की बातें जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में कौन नहीं जानता ये किसका बंदा है, ये शहबाज शरीफ का बंदा है। इनकी लड़ाई हुई थी जब ये गए थे लंदन, और इसहाक थे कि दोबारा से नया प्लान बनाए। आज मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हमने नया प्लान बना लिया। तो बेसिकली जो चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं वो वहाँ से हो रही हैं। अभी मैंने आपको 3 से 4 सवाल दे दिए हैं, अगर आप इस पर डिबेट करना चाहें या फखर साहब करना चाहें तो वो बिल्कुल है। ये जो सारी सूरत हाल है एक बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है। इस वक्त अगर हम पार्लियामेंट पर नज़र डालते हैं तो वहाँ हमें जो कुछ होता वो नज़र आ रहा है। आज जिस तरह से नूर आलम, जिनका जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुए थे, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्योंकि चेयरमैन बना दिया, और उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहला जो काम किया नैब को तलब कर लिया। क्योंकि एक हैरत की बात है कि वो शख्स जो ख़ुद नैब ज़दा है
इनके ख़िलाफ़ नैब तहकीकात कर रही है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का। और अगर थोड़ा सा हम माजी में चले जाएं तो इमरान खान साहब के साथ जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो नूर आलम के जो इख्तलाफ की वजह थी वो यही थी कि वो ये कहते थे कि नैब मुझे बुला रही है, नैब मुझे तलब कर रही है, और वो हुकूमत से ये चाहते थे कि वो अपना असर सुख इस्तेमाल करके नैब ने उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात की हैं उसको बंद किया जाए। और नैब जो कुछ कर रही थी वो KPK के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी, KPK हुकूमत की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी, उसकी बुनियाद पर वो ये कार्रवाई कर रही थी। अच्छा, इसमें देखें, जब शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था तो सबसे पहले उन्होंने भी नैब को तलब किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको सुनाना शुरू की। आज भी यही हुआ, नैब को बुलाया गया और वहाँ पर जो नूर आलम साहब ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद पहले मैं आपको ज़रा वो गुफ्तगू सुनवा दूँ, फिर मैं अंदर जो कुछ हुआ। और आज मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जिस तरीके से नैब ने नूर आलम को जवाब दिया, नैब ने आज नूर आलम को बताया कि ये ठीक है कि चेयरमैन जावेद इकबाल मौजूद नहीं है, लेकिन ये इदारा मौजूद है और इस इदारे को आप कमज़ोर ना समझें। लेकिन पहले ज़रा नूर आलम ने जो गुफ्तगू की आपको वो सुनवा देते हैं। अब ये नूर आलम जो बात कर रहे हैं कि किसी से भी मांगा जा सकता है हिसाब किताब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब वही मांगेगा जिसको इस बात का इख्तियार है। जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके ज़िम्मे काम ये है कि मुख्तलिफ जो ऑडिट के जो पैराग्राफ्स हैं, जो इतराज़ात हैं, आप सिर्फ उसको देख सकते हैं। आप जो नैब के अफसरान हैं या कोई दूसरे अफसरान जो हैं उनसे आप उनके एसेट्स नहीं मांग सकते। आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन नैब का काम है, इन्वेस्टिगेशन FIA का काम है। हुकूमत और जो भी अफसरान जिस इदारे में हैं वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम मौजूद है। जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है। नैब या जो FIA या दूसरे जो अरकान हैं, दूसरे जो अहदेदार हैं, उनके लिए भी हर चीज़ मौजूद है। और फिर जो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजम हैं, चाहे वो नैब के मुलाजम हैं, वो अपना एसेट डिक्लेरेशन हर साल करते हैं। तो ये जो नूर आलम जो बात कर रहे थे, ये लोगों को एक धोखा देने की बात कर रहे हैं। जब इनसे ये पूछा गया कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स में आप जवाब दें तो ये नैब पर चढ़ दौड़े। अब ये मुल्ज़म है और जो तहकीकात करने वाले लोग हैं उनको बुला के कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इन्होंने उनकी तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये क्या हो रहा है पार्लियामेंट में? खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। जो भी तहकीकाती इदारे हैं, इन करप्ट लोगों को जो इनकी तहकीकात कर रहे थे, ये चोरों का टोला, इसको हुकूमत में बिठा दिया गया और ये पार्लियामेंट में इस वक्त मुतलकुल अनानी जो दिखा रहे हैं उसमें ये हर उस इदारे को, हर उस ऑफिसर को जिसने इनकी बेईमानी पकड़ी, जिसने इनकी करप्शन पकड़ी, उसको ये बुलाते हैं, उसको जलीलो ख्वार करते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं। तो पार्लियामेंट जो है ये हरासमेंट इस वक्त कर रही है उन लोगों की जो चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर सवाल ये होता है कि कौन है वो जिसने इन सबको ये ताकत दी? कौन शख्स है वो जिसने इस सारे निज़ाम को इस तरफ लगा दिया कि आज चोर जो हैं वो तहकीकाती इदारों को न सिर्फ डरा रहे हैं बल्कि उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं? फ़खर रहमान, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन है वो शख्स? समी साहब, ये जिनके बारे में नैब के पास केस मौजूद है, इनको इतराज़ जैसे आपने बताया कि यही था कि हम तो कानून से बालातर हैं, कैसे जुर्रत है नैब की कि वो हमें तलब करके हमारे बारे में तहकीकात कर सकती है। और ये इसी तरह से ही है जिस तरह इस मुल्क का एक जो है वो इम्पोर्टेड, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं और जिसको अपोजिशन जो है क्राइम मिनिस्टर कहती है, और वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो इस वक्त मामला है कि वो ज़मानत पर हैं और उनके ख़िलाफ़ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नीचे जो लोग हैं, जब ये निज़ाम ही सारा चोरों का, जिस तरह आपने कहा और बिल्कुल सही कहा, तो ये इसी तरह से नैब को बुला के प्रेशराइज़ करने की, धमकाने की, आप देख लें। जब ये तो नैब एक आइन के तहत कायम करदा एक इदारा है, उसका जो चेयरमैन जो है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो आइन में मौजूद है। और इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है
वो अगर इनको कोई एतराज़ है किसी नैब के ऑफिशियल के ऊपर कि उसके एसेट्स बियॉन्ड मींस है तो ये जाके दरख्वास्त दे दें। लेकिन ये कहना कि आप होते कौन है मेरे एसेट्स का पूछने वाले, अकाउंट्स कमेटी और कोई किसी से नैब या किसी तहकीकाती इदारे से उसके एसेट्स नहीं मांग सकती। आज नैब ने ये बात कही वहाँ पर कि अगर आपने हमसे ये बात करनी है या किसी ने भी, तो पहले आप हमें एक्यूज डिक्लेयर करें। जिस पर फ़खर आलम, ये नूर आलम साहब फरमा रहे हैं कि जनाब देखें ना, वो तो सबको बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। डेफिनेटली आपको बुरा लगता है क्योंकि आप पर इल्ज़ाम है, आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का आपके ऊपर केस है। और ये सिर्फ आप नहीं कर रहे, नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे और उस वक्त जिस वक्त नैब जो कुछ कर रही थी तो उन्होंने ये कहा जलसे में नवाज शरीफ ने कि मैं कहता हूँ नैब से कि वो लोगों की पगड़ियाँ उछालना बंद करे, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये आ गई है, जितना बड़ा बेईमान है, जितना बड़ा चोर है, वो उतना ही अपने आप को साहिब इज्जत समझता है, क्योंकि अब इज्जत का मेयार पैसा रह गया। तो उन्होंने भी ये कहा, शहबाज शरीफ भी आए तो सबसे पहले FIA को और नैब को बुला लिया। अब ये नूर आलम जो हैं, इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयर, हालांकि ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इनका अपना जो मॉरल, इनका जो इस वक्त स्टेचर है, ये अगर वोट दें तो इनका वोट भी काउंट नहीं हो सकता वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि ये इस चीज़ के भी अहल नहीं है, ये लोटे हैं। अब एक लोटा जो है वो नैब का चेयर, इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है, और वो लोटा नैब से कह रहा है कि आप अपना हमें हिसाब किताब दें। अलीना, ये कभी ये जो सारा माहौल क्रिएट किया है, अब जिन लोगों ने ये माहौल क्रिएट किया, अब वो जितना मर्जी अपने आप को कोई न्यूट्रल कहे या कुछ कहे, लोग तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कुछ लोटे कर रहे हैं, जो खौफ और हरास फैला रहे हैं, ये लोग सवाल तो करेंगे इसको, और वो जो चेहरा नजर नहीं आ रहा उसके बारे में सवाल तो करते रहेंगे कि कौन है वो शख्स। समी साहब देखें, ये जो सारा सेटअप बना है, चीज़ें तो हैं, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये सेटअप बना है। लेकिन एक चीज़ तो साबित होती है कि जब इमरान खान साहब ने इनके बारे में बात की कि ये सारे लोटे हैं, और जिस तरीके से आपको याद होगा कि पिछले दिनों अफ्तारी थी में रमज़ान के दरमियान इन्होंने किसी बुजुर्ग को मारा था कि उन्होंने कोई बात की थी, और जिस तरह पुलिस वाला इसके आगे झुका हुआ था, तो फिर इसी तरह का सिस्टम होगा और इसी तरह के लोग होंगे। और देखें, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो चेयरमैन बने हैं, आखिर इससे एक चीज़ और भी साबित हो गई कि PTI करती थी एहतसाब। वो कहती थी अगर आपके कोई इशूज़ हैं तो आप जाएँ इदारों के पास, आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आप क्लियर होंगे और आप सामने आएंगे। आपके एसेट बियॉन्ड मीन के इश्यूज हैं तो आप बुला रहे हैं ना। इससे ये चीज भी साबित हो गई कि PTI अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त थी कि जब वो कहती थी कि नूर आलम खान साहब का ये इशू है कि भाई आप अपने दिखाएं ना एसेट्स, क्यों नहीं दिखाते आप एसेट्स, और अगर आप आज नैब को बुला रहे हैं तो आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं कि आपका ये इशू था। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा तैनाती जो हो रही हैं मुख्तलिफ फ़ख्र आलम, उसमें एक राजा रियाज साहब जो हैं, बड़े फैसलाबाद के बड़े गोल मटोल से मशहूर लोटे, वो उनको उन्होंने बना दिया है अब उसका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। और वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ये कह रहे हैं कि मैं नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। आइए, यानी वज़ीर आज़म नून लीग के, और वो कह रहे हैं कि मैं नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा, ये मेरा मुकमुका हुआ है। और उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना के तो नैब के चेयरमैन के तकर्रर की बात हो रही है और इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान का तकर्रर हुआ। ये सारा काम मिल मिला के, मुझे ज़रा पहले वो सुन लें और फिर मैं आपसे ये कमेंट चाहूँगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर नज़र नहीं डालेगी कि ये जो कुछ हो रहा है ये इस कौम के साथ एक मजाक हो रहा है। आइए ज़रा जो लोटा आज़म फ्रॉम फैसलाबाद की ज़रा गुफ्तगू सुनिए। यानी इसके बाद भी कोई इस बात की गुंजाइश रह गई है यकीन करने में कि ये एक बारगेनिंग है, और जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त इनका ये ख्याल था, इनका ये अंदाज़ा था, जैसे नून लीग ये समझती थी कि नून लीग का टिकट इलेक्शन जीतने की ज़मानत है और बड़े पॉपुलर हैं नवाज शरीफ, शायद होंगे भी सही, लेकिन अभी तो जिस गली में जाते हैं चोर चोर चोर, गद्दार गद्दार के नारे लगते हैं, इनको लोग जूतियां मारते हैं, ये अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन ये शख्स जो है इसको इन्होंने बना दिया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, और ये सारे मामलात मिल के तय कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि अगर चोरों से वही मिल जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा। ज़रा फ़खर रहमान साहब, अब मैंने वो उस पेट का नाम इसलिए नहीं लिया कि कहीं वो भी खफा ना हो जाए कि यार मुझे क्यों इनकी वजह से आप जलील और बदनाम करते हैं। हो जाएंगी, वो खफा हो जाएंगी अगर उसने, क्योंकि वो तो उनके खाने का बड़ा ख्याल करती हैं, बहुत ज्यादा, कुत्ते कुत्तियों का खाने का बहुत ख्याल करती हैं। समी साहब, ये ना तो अपने नाम पे कोई इलेक्शन
जो है ना उसमें ये खड़े हो सकते हैं, ना नून लीग के ना किसी और के। उसकी वजह ये है कि अब 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया था जिसमें ये वाज़े किया था कि जो मुनरिफ अरकान हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट तफसीली फ़ैसला जो है आइंदा चंद दिनों में जारी करने जा रही है, और जिसके बाद जो इनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी इनके ऊपर लागू हो सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर कोई मज़ीद लेजिस्लेशन ना की गई। बाकी ये जो आपने कहा ये तो एक ऐसा भोंडा मजाक है कि यानी कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और ये इनकी नीयत है कि जी मैंने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन। राजा रियाज से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपने देखा नहीं था उनकी जो पूरी एपिसोड हुई थी, जो जहांगीर तरीन के आगे वो खड़े हो गए थे, सारी चीजें होंगी और पहले उन्होंने कहा हम, फिर उसने कहा मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। पूरे के पूरे टोले की आपको नीयत नजर आ रही है उन्होंने आने वाले दिनों में क्या करना है। और ये जो कंपनसेट किया गया जिस तरीके से हमजा शहबाज को, वो भी हमारे सामने है। बिल्कुल यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने सही निशानदेही की कि ना तो ये अब जो है ना अपने हलके में जा सकते हैं, ना ये आवाम को मुंह दिखा सकते हैं। इनके में क्या शादी थी, इनके बेटे की शादी थी कि पता नहीं किसकी शादी थी, इन्होंने अपनी वीडियो वो दिखाई कि देखिए जी हमारी तो फलाने की शादी भी हो रही है और पीटीआई का बंदा है जिसका वो है शादी हॉल है। तो इमरान खान साहब ने बात जो की थी कि हम लोगों को मुंह नहीं दिखा सकेंगे, हम मुंह भी दिखा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग तो जा रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं। वो यहाँ पे नूर आलम साहब पेशावर नहीं जा सके वापस, और जब मैं गया था बता रहे थे पेशावर के लोग कि वो जब आएंगे तो हम उनका लोटों से इस्तकबाल करेंगे और वो पूरी गलियां और जो उनका घर है उसके इर्द गिर्द हम लोटों के अंबार लगा देंगे। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो अहम पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी की भी एक मुलाकात हुई है, पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, और इसके साथ साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो जिनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे वो क्या साजिश कर रहे हैं, मैं पूरी तफसील लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एक तरफ तो पाकिस्तान में लोग इमरान खान साहब के जलसों में जा रहे हैं, लोगों ने जो लॉन्ग मार्च था उसमें भी बड़ी बहादुरी से शेलिंग का मुकाबला किया, फैमिलीज़ आईं और लोग ये कह रहे हैं, सर्विस ये कह रहे हैं कि एक बड़ी अक्सरियत आम इंतखाबात चाहती है और वो चाहते हैं लोग कि उनको ये हक मिलना चाहिए। अब नाउ इट इज़ टाइम दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, और जो लोगों की हुकूमत है उसको इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हमें यह नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है वो जो रवैया इख्तियार किए हुए, जिस तरीके से चीज़ों को रुकवाने की कोशिशें की जाती हैं, जिस तरीके से मीडिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, उससे ऐसा लगता है कि कतई तौर पर कोई इरादा उनका नज़र नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये एक प्रेशराइज़ करने की कोशिश है इमरान खान साहब को, उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश है, उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो ये खिड़की, ये दरवाज़े बंद रहेंगे, इसको खोलने के लिए ज़रूरत है कि आप बातचीत करें। इमरान खान ये मुसम्मम इरादा करके बैठे हैं कि जब तक इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं होता तब तक वो कोई बात नहीं करेंगे। वो किसी तरह का भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत मिले या न मिले, वो किसी तरह से भी अब उस पोजीशन में नहीं जाना चाहते जहां सन 2018 में उन्होंने कंप्रोमाइज़ करके हुकूमत हासिल की और फिर उसका नतीजा ये निकला कि एक ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए और फिर उनकी हुकूमत को रुखसत कर दिया गया। वो कतई तौर पर इस मूड में नहीं है। लेकिन इस असना में जो कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें ये की जा रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ के जो MNAs जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जो आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, उनसे लोगों की मुलाकातें हो रही हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इमरान खान को छोड़ दें, आपकी सीट गारंटी, आपकी नशिस्त जो है वो आपको मिल जाएगी। अब चाहे RTS बैठे, चाहे नया RTS आए, कुछ आए, उसका तरीक़ाकार क्या है ये वो नहीं बता रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि गारंटीड है आप कौमी असम्बली के मेंबर बन जाएंगे, लेकिन आप इमरान खान के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप उनको छोड़ दें, आप हमारे साथ आएँ। अभी हम भी वो चेहरे देखने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरे अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उनकी गुफ्तगू सुनाई दे रही है
और वो इस तरीके से इमरान खान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान इज़ माइंडफुल ऑफ दैट। इमरान खान साहब के पास इस बात का उन्हें इल्म है, अपने करीबी साथियों से उनका ये कहना है कि ये जो हालात हैं इस तरह के, उसमें जो लोग जन्म लेते हैं, उसमें जो लोग आगे निकलते हैं, वो कौम के हीरो होते हैं। तो इसलिए अगर किसी में हिम्मत नहीं है और वो साथ छोड़ना चाहता है तो भी उससे कोई खफगी नहीं है, वो साथ छोड़ दे। लेकिन जो लोग आगे निकलेंगे, जो हमारे साथ चलेंगे, वो रियल हीरो होंगे। फ़खर रहमान, इमरान खान साहब किसी तरह से भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो नामालूम अफराद हैं, ये जो इनविजिबल फेसेस हैं जिनको हम देखने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब लोग कौन हैं, ये भरपूर अंदाज में लगे हुए हैं इमरान खान साहब की जो ताकत है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो कज फहमी है बाज़ लोगों के नज़दीक, इनको ये कज फहमी है कि ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए 9 अप्रैल को आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक फेमस जुमला कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, और वो अपनी डायरी उठाकर चले गए थे। फिर 10 अप्रैल को जिस तरह से पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हज़ारों लाखों की तादाद में आवाम सड़कों पे थी, इमरान खान साहब तो बनी गाला में थे। तो जो दिलों पर राज करे वो बेताज बादशाह होता है, और इमरान खान तो इस वक्त अकेले ही जो हैं वो लाखों करोड़ों दिलों में जो हैं समा चुके हैं। उनके लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है, और लोग उनकी एक कॉल के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। यानी ये इस वक्त कोई तस्लीम करे या ना करे, ये उनका सियासत का अरूज है जो 7% से शुरू होकर 50% से क्रॉस कर चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान के वाइड पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ ना पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लाखों पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनकी भी एक ही आवाज़ है कि वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एफ़र्ट पहले की गई थी, तो वो जो लोटे बने थे, और चाहे वो कौमी असम्बली में थे, चाहे वो सूबाई असम्बली में थे पंजाब की, तो उनका असर ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि उन्होंने 63A की वायलेशन की और उनका वोट शुमार नहीं होगा। तो अब वो तो लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन की तलवार के नीचे आ गए हैं। तो ये अभी कुछ और लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, उनको ये लालच दिया जा रहा है कि आप जो है ना अलहदगी इख्तियार कर लें और आपको बड़ी मराहत दी जाएंगी, अगला इलेक्शन आप जीत लेंगे। एक तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि अगले इलेक्शन में बड़े पैमाने पे धांधली की जो है ना मनसूबाबंदी की जा रही है। और जिस तरह से इमरान खान को ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, तो वो तो पहले ही वो कहते हैं कि चाहे मुझे अकेला लड़ना पड़े तो मैं अकेला लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जिस शख्स का मोराल जो है वो इतना हाई हो, तो उसको आप किस तरह से ज़ेर कर सकते हैं। ना तो उसके लिए इक़्तिदार की कोई अब अहमियत है, ना उसके लिए किसी पैसे की लालच कोई अहमियत रखती है। वो तो ये कह रहा है कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की और अपने अवाम की हकीकी आज़ादी, यानी अमेरिका की जो ग़ुलामी है, यानी ये जो कॉलोनियलिज़म और वो जो माजी का जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से एक सबक सीखा था कि इस मुल्क के अंदर तुम आज़ाद पैदा हुए, वो आइंदा जो इस वक्त के नौजवान हैं उनको ये लेसन देना चाह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं और हमें किस तरह एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से रहना होगा, आज़ाद शहरी की हैसियत से रहना होगा। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सियासत से बढ़कर है। वो इस वक्त नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं। वो कतई नज़र ये बहुत छोटी बातें रह गई हैं सभी उनके आगे। वो इमरान खान जो है वो जिस पैमाने पर चला गया है अपनी सियासत में, ठीक हो गया। अच्छा अलीना, आपको लगता है कि जो लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, जो एक इस तरह एक कड़े इम्तिहान से गुजर कर आए हैं, वो अब सिर्फ इसलिए साथ छोड़ देंगे कि उन्हें कहा जाए कि जी आपकी सीट गारंटी हो जाएगी? तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पिछले दिनों बहुत सी ऐसी खबरें आ रही थी, बड़े अहम लोगों के हवाले से खबरें आ रही थी, स्पेकुलेशन थी, सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, बड़े अहम नामों के बारे में कहा जा रहा था कि वो खान साहब से कह रहे थे कि अपनी लाइन तब्दील करें, अगर आप लाइन तब्दील नहीं करेंगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा। बड़ी अच्छी पोस्ट में, बड़ी बड़ी पोस्टों के लोगों की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा हम ये बात करते हैं खान साहब के बारे में कि वो 3.5 साल तक उन्होंने हुकूमत किया, तो उन्होंने हुकूमत छोड़ी नहीं। जो मुझे खान साहब की समझ आई है वो ये समझ आई है, वो सिस्टम में रह कर सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। अब ये उनके बहुत ही करीबी साथी हैं जो पिछले दिनों मैंने 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू सुना जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि जो आखिरी फैसला होगा
किसी भी हवाले से वो खान साहब लेंगे। उन्होंने कहा कि उनका ये मशवरा है, खान साहब इन्हें इससे माने या ना माने, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च को डिले करना चाहिए। फिर उनसे सवाल किया गया एक और, जिसमें ये कहा गया कि वो जो नंबर ब्लॉक थे क्या वो अनब्लॉक कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा ये पुरानी बात है। सो आई थिंक ये जो मैंने बात की है कि खान साहब सिस्टम में रहते हुए ही सिस्टम को तब्दील करेंगे तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए है कि इसमें और भी बहुत से मुहर्रिकात हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसको खान साहब भी जानते हैं। और शायद इसी वजह से अभी मैं देख रही हूँ कि वो उस तरीके से उस चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे जिस तरीके से लेकर वो चल रहे थे। बाकी ये है, जहां तक आप कह रहे हैं MNAs के हवाले से, तो खान साहब ने इसके ऊपर काम करना तो शुरू कर दिया है। अब वो जो उनके पुराने वर्कर्स हैं उनसे मिल भी रहे हैं, चीजें भी देख रहे हैं। अगर ये MNA होंगे तो कोई और आ जाएगा बनने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो बहुत ऐसे लोग जो पुराने थे उनको टिकटें नहीं दी गई थी, उन लोगों को टिकटें दी गई थी जो इलेक्टेबल्स थे, और वो कभी भी किसी भी वक्त खान साहब को छोड़कर जा सकते हैं। जी, वो इलेक्टेबल्स को टिकट्स जिनकी वजह से दिए गए थे, खान साहब उसका इजहार भी कर चुके हैं। नहीं, आपको वजह पता होनी चाहिए, पता भी होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता। वो जिन लोगों की वजह से इलेक्टेबल्स आए थे, इमरान खान अब इस तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। किया था, सवाल तो ये ना सर। नहीं, उस टाइम तो डेफिनेटली वो हुआ और उसका खमियाजा उन्होंने भुगता और उसके नतीजे में हुकूमत गई, और उन्होंने ये बार बार कहा है कि मैं किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और आइंदा वही लोग इलेक्शन में टिकट लेंगे जो नजरियाती लोग हैं, जो पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल किसी तरह का भी मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। करीबी साथी कहते हैं अभी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं समी साहब, उनके डायरेक्ट तो नहीं हो रहे लेकिन उनके करीबी साथियों के मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी भी कि कोई ना कोई चीज़ सेटल डाउन हो जाए। मुज़ाकरात से तो कभी किसी ने कोई इनकार नहीं किया, वो तो इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं। मुज़ाकरात अगर कोई कर रहा है, अयाज सादक, परवेज़ खटक या शाह महमूद कुरैशी, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो इस बात पर हो रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख की आप अनाउंसमेंट करें, उसके बाद हम तमाम चीज़ों पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात किसी पर नहीं हो रहे। यहाँ पर वक्फा, वापस आते हैं तो आपको बताएंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान किस बात का झगड़ा है, कौन कहाँ पर अपना अड्डा कायम करना चाहता है, ताकि पता तो चले कि हम हुक्मरान हैं, कोई फाइलें तो निकलें, कोई थोड़ी रुपये तो बने, कोई थोड़े पैसे तो आएँ जिस काम के लिए ये सारा सब्र, ये सारा अजाब झेला है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के लिए। वेलकम बैक। ज़रा लाहौर चलते हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच एक जंग शुरू हो गई है। वजारत ख़जाना चाहिए आसफ अली जरदारी साहब को, नाम भी उनका जरदारी है, ज़र, और वजारत ख़जाना पीपल्स पार्टी को चाहिए। और नून लीग कहती है ये इतनी जलालत हमने अगर उठाई है सारी, तो ये इसलिए उठाई है कि वजारत ख़जाना आपको दे दें। ये जो इतनी गालियाँ खा रहे हैं हम, यानी अल्लाह के घर में भी लोग हमें नहीं छोड़ते और वहाँ पर भी हमारे ख़िलाफ़ ये इस तरह की बातें करते हैं। तो अब झगड़ा क्या है? अब मैं आपको दिखाता हूँ। दो वहाँ पर ऑफिसेज़ हैं वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल करते हैं। एक तो है 90 शाहराए क़ायद आज़म, ये शाहराए क़ायद आज़म पर है। अगर ये देखें जनाब, बड़ा ज़बरदस्त ये जाहो जलाल, और ये अड्डा है पूरा, एक वज़ीर आला ऑफिस हाउस सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है जी। दूसरा 7 क्लब रोड, ये दो जगह हैं। अब 7 क्लब रोड जो है वहाँ पर तो है जनाब ये नून लीग, तो जो वज़ीर ख़जाना चाहिए इनको पीपल्स पार्टी को, लेकिन उसके साथ साथ 90 शाहराए क़ायद आज़म भी चाहिए। भाई अच्छा, आप क्यों 90 शाहराए क़ायद आज़म लेना चाहते हैं? तो पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं भाई कोई अड्डा तो हो, कोई जगह तो हो जहाँ पे पार्टियाँ लेके जाएं, और फिर अगर वज़ीर ख़जाना हमारा हो, ख़जाने की कुंजी। मुझे याद आ रहा है बलूचिस्तान में एक दफ़ा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के वज़ीर ख़जाना बने, बहुत पहले की बात है। तो जब वो वज़ीर ख़जाना का उन्होंने हल्फ उठाया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वो किधर है, उसकी ख़जाने की कुंजी तो मुझे, चाबी दो, किधर है? उन्होंने कहा जी वो ये तो बस फाइलें हैं। उन्होंने कहा भाई मैं वज़ीर ख़जाना हूँ, मुझे बताओ, दिखाओ मुझे कि किधर है ख़जाना, किधर है। तो अब पंजाब का ख़जाना जो है उसके लिए झगड़ा है। और आज जनाब हमज़ा शहबाज और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के बीच में ये देखें कैसे मुनाफिकाना जफ्फी डाल रहे हैं एक दूसरे के साथ, सीने से सीना मिल भी नहीं रहा, हाथ से एक दूसरे को पीछे भी कर रहे हैं और जफ्फी भी डाल रहे हैं। और अब जरदारी साहब के सामने मुझे नहीं पता ये हमज़ा शहबाज बेचारे एक मेमने की सी सूरत में होंगे, नाम भी इनका उन्होंने, इमरान खान ने हमज़ा कुकड़ी रख दिया है।
क्या इन्होंने उनके साथ गुफ्तगू करनी है और क्या इन्होंने, मुझे नहीं फ़खर रहमान समझ आ रही। वजारत ख़जाना इसलिए चाहिए 90 शहराए क़ैद आज़म के पा सकें, कुछ फ़ाइलें मूव हों, कुछ कमीशन, कोई आना जाना, कोई पैसा टका, अगले इलेक्शंस के लिए माल। तो ये एक इनके बीच में आपस में ठन गई है फ़खर रहमान। तो वैसे तो लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ही क्योंकि बहुत भारी हैं, हमजा शहबाज को नीचे ले जाएंगे वो। आपका क्या ख्याल है? नहीं समीर साहब बिल्कुल सही कहा। और ये सारी जो गेम है इसके मास्टर प्लानर एक तो आसिफ अली जरदारी हैं। ये सारा कुछ जो हुआ और जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि पहले साजिश हुई और फिर उसके बाद इंटरवेंशन हुई, और इसका दूसरा बड़ा मोहरा जो है वो लंदन में नवाज शरीफ की सूरत में बैठा हुआ है। तो अब आपने देखा था कि पीपल्स पार्टी जो थी पंजाब के अंदर जो थी 40 सीटें मांग रही थी, यानी कि 20 कौमी असम्बली की और फिर 40 जो थी वो कौमी सूबाई असम्बली की। तो अब वहाँ पर जो पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और वहाँ पे बजट भी ज़्यादा है, 148 सीटें तो कौमी असम्बली की सिर्फ सूबा पंजाब से निकलती हैं। तो अब आप देखें कि ये वो जगह, और हमेशा से जिस तरह आपने जरदारी साहब के नाम के साथ तशरीह की है, इस तरह तो आइन की भी तशरीह हमने नहीं देखी। लेकिन बात ये है कि यकीनन वो अच्छा, मैंने देखे खजाने की मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जर से क्या मुराद है। नहीं ठीक है, ऐसा है ना, जरदारी भाई उनका ट्राइब है लेकिन एक नाम है, उसकी एक उसका मायनी होगा कुछ। तो ये मैंने कहा जर से साथ मिलता जुलता, यानी वो खींच लेते हैं। कोई अल्लाह ताला ने कोई ऐसा कुछ सिलसिला बनाया उनके साथ कि वो जहाँ पे भी जर हो वो खिंच के आती है, यूं रुपये दौड़ लगा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हजार के नोट, 5-5 हज़ार के नोट यूं भागते हैं और डॉलर भागते हैं उनके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी है कि इस वक्त हर जगह पर चोरों की हुकूमत है, हर जगह पर पैसे किस तरह से वो सब एक्टिव हो गए। देखें, हम ये कहते हैं मुल्ज़मान चोर, अभी क्योंकि बहुत सारे जो अभी केसेस का फैसला नहीं हुआ तो मुजरिम नहीं हम कह सकते। हम ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुल्ज़मान की है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और केसेस बने हुए हैं, एविडेंस है, बज़ाहिर बादियों नज़र में वो एविडेंस है। वो लोग जो हैं वो हुक्मरान बन गए और अब ये लड़ रहे हैं 7 क्लब रोड और 90 शहराए क़ैद आज़म पर। समी बात वो है ना कि आवाज़ खल्क़ नकारा खुदा। अब तो अवाम जो है जगह जगह पे इनको खुद चोर चोर कह के पुकारती है। तो आप सही कह रहे हैं, हमें तो उनको मुल्ज़िम ही रखना चाहिए। लेकिन सबूत इतने ठोस हैं कि जजी साहब को भी जो है ना वो इस वक्त बड़े गौर से देखना पड़ रहा है कि किस तरह से मुकदमात को आगे लेके चला जाए। लेकिन ये जो मामला आपने कहा है ना वज़ारत ख़जाना की जो कुंजी, और यही वो है कि अगर वो इसको हासिल करने में कामयाब हो गए तो इसके बाद जो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई भी सियासत जो है शायद वो उसको हासिल करने में जो है ना ये पहला कदम अच्छा होगा। ये बात सही अलीना। हम देखते थे कि अभी जब से वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज, पिछले 2 महीने से पता नहीं कितने दौरे किए, कमर में कोई दर्द ही नहीं हुआ ना। अब FIA के उधर कोर्ट में भी जाते हैं ना, स्पेशल कोर्ट में, अब कमर की कोई दर्द नहीं, क्यों तने हुए माशाल्लाह करे। अल्लाह हमेशा उन्हें सेहत याब रखे। मैं कोई ये बात नहीं, कोई बीमारी नहीं है किसी किस्म की। जरदारी साहब वो लाठी आपको याद है? अगर ये वीडियो वो लाठी पकड़ी हुई है, यूं सर झुका हुआ है, ऊपर ये मास्क और यूं इतना, मतलब वो मुश्किल से चलते थे। वाकई हम भी कहते थे कि यार ये देखें बीमार आदमी और इन पर इतने मुकदमे। अभी ये इनकी थोड़ी देर पहले आप तस्वीर देखें, माशाल्लाह असल जो इनकी सेहत है वो हमें नज़र आ रही है। क्या चीज़ है हुक्मरानी कि बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और माल बड़ा आता है। ये तो एक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी, यानी बिल्कुल ना शहबाज शरीफ ना आसिफ अली जरदारी, अदरवाइज ये क्रॉनिक मुल्ज़म रहे हैं। और देखें ये सारा टाइम जेलों में रहे हैं, यानी हॉस्पिटल में रहे हैं, जेलों में व्हील चेयर पे आते थे। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है तो वो है तो वज़ीर आज़म, लेकिन उनके पास काफी वक्त होता है कि वो सुकून से सोच सकें, रेस्ट कर सकें और काफी चीजें करें, क्योंकि फैसले और चीजें तो कहीं और से ही हो रही हैं। और जहाँ तक आप बात करें कहाँ से हो रही है, क्या मतलब लंदन से हो रही है? हाँ सर, लंदन से हो रही है बेसिकली, या किसी ऐसे कमरे से जहाँ बैठे हुए लोगों के चेहरे नजर नहीं आ रहे। मरियम नवाज साहबा की बहुत करीबी दोस्त हैं जो सहाफी हैं और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल आप पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। जहाँ तक बात है आसिफ अली जरदारी साहब की, हमें बता दें क्या हो रहा है। सर वो ये कह रही हैं कि बेसिकली जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो इनके वोट को इज्जतों का नारा था वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं
और इस वो वजह क्या से कह रहे हैं, वोट को जिल्लत दो? पता नहीं, अब ये तो अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनका कहने का क्या मतलब है। उनका शायद ये कहने का मतलब है कि आपको सामने आकर खुद वजीर आजम की तरह एक्ट करना चाहिए, जो मुझे समझ आई है उस आर्टिकल की। खैर वापस आती हूँ, जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब की बात है, ये जो बात की ना फखर साहब ने, आई एग्री विद दैट। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब चाहते होंगे कि उनका बेटा जो है वो किसी ना किसी तरीके से उसकी जो सियासत है वो चमके, और वो चाहते हैं कि पंजाब में जो है वो उनका रिवाइवल हो, और वजारत खजाना अगर उन्हें मिलती है तो उनके एमपीएज और उनके लोगों को बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि वजारत खजाना के जरिए आप लोगों को बहुत सी चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर कनेक्ट होती हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है, जहां तक उनकी बीमारी का समी साहब आप बात करते हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में यही कहा जाता है कि वो बीमार हैं। वो अलग बात है कि वो इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं, बट सुनने में यही आता है कि वो बीमार हैं। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, अभी आपने ये कहा कि बिल्कुल वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे की सियासत चमके। हम सबको कोई इतराज़ नहीं है, और उनकी बेटे की और उनकी सियासत चमक सकती है अगर वो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें, अगर वो अपनी जेब के बारे में सोचना छोड़ दें, अगर वो जो दौलत इकट्ठी अपने लिए कर रहे हैं जो इधर ही रह जाएगी, अगर वो इस बात को जान लें कि ये सब कुछ यहीं पे रहने वाला है। सिकंदर आज़म ने भी ये कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दीजिएगा, इसलिए कि लोगों को ये इबरत हो, लोगों को ये पता चले कि यहाँ से आप लेके कुछ नहीं जाएंगे। इमरान खान को अल्लाह ने इज़्ज़त क्यों दी है? इमरान खान के बच्चे भी इस मुल्क में नहीं हैं, ये सारे लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो जिधर जाता है अल्लाह की रहमत से लोगों का, इंसानों का एक समंदर है जो उसके लिए दुआगो है, जो उसकी तरफ आता है, जो बढ़ता है, जो उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान अपने लोगों की बात करता है, उन गरीबों की बात करता है, उन माँओं की बात करता है, उन बहनों की बात करता है, उन भाइयों की बात करता है जो बेआसरा हैं, जो 74 साल पहले जिनके आबा व अजदाद ने इस मुल्क को इसलिए हासिल किया था कि वो अल्लाह के दीन के मुताबिक इस पे सर उठा के ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ये जो हुक्मरान हमारे रहे इन्होंने उनको ग़ुलाम बना दिया, हम सब को बेच दिया, और यहाँ पर हमने जो कुछ किया अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। अगर ये आसिफ अली जरदारी ठान लें कि वो ऐसा करेंगे तो यकीन करें उनकी सियासत भी चमकेगी, उनके बच्चे की सियासत भी चमकेगी। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।